नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से ज्योति कहानी के सारांश और उसके शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण सदा उपयोगितावादी और मानवतावादी रहा है। वे मानव मूल्यों के महत्व को निरूपित करने का प्रयत्न करते रहे। वे इंसान को इंसानियत की नसीहत देते और हैवानियत को छोड़ने की प्रेरणा। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं। कोई ना कोई शिक्षा, मार्गदर्शन, मानव हित की बात उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। प्रेमचंद जी कला जीवन के लिए इस सिद्धांत को मानने वाले थे। ज्योति शीर्षक से जैसा आभास मिलता है, यह कहानी भी अज्ञान और बुराइयों के अंधकार में विवेक तथा सद्भाव की ज्योति पैदा करने वाली कहानी है। इस कहानी की पात्र बूटी एक विधवा नारी है। विधवा होने के बाद उसके स्वभाव में कुछ कटुता आ गई थी। यहाँ तक कि वह अपने मृत पति को भी कोसती थी कि अगर उन्हें इतना जल्दी जाना था तो मुझसे विवाह ही क्यों किया था। स्वयं तो चले गए और मेरे लिए परेशानियां छोड़ गए। बच्चों का निर्वाह उसके लिए परेशानी से कम नहीं था। ऐसा व्यवहार करने वाली भी बूटी पतिव्रता तो कहलाना ही चाहती थी। इसीलिए अहीर जाति की होने पर भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी। अहीरों में विधवा दूसरी सगाई कर सकती थी, परंतु बूटी ने ऐसा नहीं किया। उसके मोहन सोहन 2 लड़के थे तथा मैना एक लड़की थी। मोहन बड़ा था, इसलिए उसका क्रोध उसी पर उतरता था। मोहन 16 साल का था और अपनी क्षमता अनुसार घर का कामकाज भी करता था। फिर भी बूटी का क्रोध शांत न होता था। लेखक यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी मन प्रसन्न न रहने से मामूली बात पर भी व्यक्ति को क्रोध आता है। मोहन उसकी जली कटी बातें सुन सुनकर अब इतना अभ्यस्त हो गया था कि वह परेशान ना होता था। बूटी को यही लगता रहता कि इस घर में आकर कभी उसे सुख नहीं मिला। एक ओर तो वह विधवा का सा जीवन व्यतीत करना चाहती थी बिना दूसरी सगाई के, और दूसरी ओर उसके मन में भोग लालसा भी बनी रहती थी। इस आंतरिक द्वंद्व के कारण उसके हृदय की मृदुता खत्म हो गई थी। उसका स्वभाव रूखा हो गया था। उसके पास जो 500 रुपये के गहने थे, वह भी घर खर्च में निकल गए थे। मोहल्ले की औरतें सजी धजी रहकर मानो उसे जलाती थीं। इसलिए उसके मन में यह भाव भी आता कि काश मोहल्ले की स्त्रियों में से कोई और भी विधवा हो जाती। उसके मन में कुत्सा का भाव आ गया था। ऐसी स्थिति में वह मोहन के बारे में भी कुछ यदि शिकायत सुन लेती तो बहुत ही क्रोधित हो उठती थी। एक दिन उसने मोहन से शिकायत की कि तू रुपया से छिप छिप कर क्यों हंसता बोलता है, क्यों उसके साथ उसके लिए पान लाता है, क्यों उसके कपड़े रंगवा कर लाता है। मोहन ने सफाई दी कि 2 पैसे पान और साड़ी रंगवाने के लिए खर्च भी हो गए तो क्या मैं उन पैसों को उससे मांग बैठूं। बूटी ने कहा तो रुपया भी पान खाने योग्य है। मोहन ने कहा कि मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें भी पान पसंद है। फिर शौक सिंगार की एक उम्र भी तो होती है। इस कथन से बूटी को लगा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और उसे यह बहुत ही कष्टप्रद लगा। उसे लगा कि मैंने इन्हीं बच्चों के कारण दूसरी सगाई नहीं की और यही लड़का अब मुझे बुढ़िया कहता है। वह अपने आगे रुपया को भी कुछ ना गिनती थी। लेखक ने यहाँ यह बताना चाहा है कि नारी को अपने रूप की निंदा सहन नहीं होती। उसने मोहन पर बिगड़ कर कहा कि हाँ, मेरे लिए तो फटे पुराने कपड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया के साथ 2-4 वर्ष ही उससे बड़ी रही होंगी। तब कोई घर कर लेती तो आज तुम सब भीख मांगते होते।
उसने मोहन से कहा कि तू रुपया से कोई संबंध नहीं रखेगा वरना अच्छा नहीं होगा। मोहन ने रुपया को सगाई की बात दे चुकने की स्पष्ट बात कह दी। बूटी आग बबूला हो गई। मोहन ने समझाना चाहा कि मैना तो चली जाएगी, रुपया तुम्हारा हाथ बटाएगी, फिर भी नहीं चाहती हो तो रहने दो। मोहन को घर के ही आंगन में सोने के लिए कह दिया गया। मोहन ने उस दिन खाना भी ना खाया। मोहन के हृदय में रुपया ने एक स्निग्धता भर दी थी। रुपया भी मोहन के अलावा किसी और को ना चाहती थी। मोहन मन में सोचता था कि चाहे ये घर छोड़ना पड़े पर वह रुपया से अलग ना रहेगा। मोहन को एक दिन रुपया मिल गई। मोहन ने माँ के द्वारा मना किए जाने की बात कही। रुपया ने कहा कि जो भी हो तुम एक बार मिलने आ जाया करो। दूसरे दिन से मोहन के हृदय में आनंद का सागर सा उमड़ता रहा। वहीं मोहन जो सोहन को डांटता था उससे स्नेह से बोलने लगा, उसके प्रति सहानुभूति दर्शाने लगा, उसे पैसे भी देने लगा। सोहन ने भी भाई के प्रति पहली बार सद्भाव दर्शाया। मैना मिट्टी का घरौंदा बनाकर खेल रही थी। मोहन को देखते ही घरौंदा बिगाड़ कर घर की ओर भागी तो मोहन ने उसके घरौंदे की तारीफ की। मैना को खुशी हुई। मैना मोहन का काम भी मन लगाकर करने लगी थी। खेल का सामान खरीदने मोहन ने मैना को पैसे दिए। मैना बड़ी खुश हुई। मोहन ने माँ को गोबर का झोवा लाते देखा तो उसने झोवा ले लिया। माँ को खुशी हुई। मोहन बाजार से बूटी के लिए पान लगाने के लिए सारा सामान ले आया। बूटी ने मोहन को मिठाई दी। उसके भीतर मोहन के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ने लगा। मोहन द्वारा लाए सामान से बूटी ने एक पान का बीड़ा लगाकर खाया और बहुत खुश हुई। जिस धनिया को कल उसने रस्सी के लिए मना कर दिया था उसे बूटी ने आज वह रस्सी भी दे दी। बूटी में परिवर्तन आ रहा था। वह धनिया के बीमार बच्चे को देखने उसके घर भी चली गई। धनिया ने बूटी को बताया कि बच्चे की बीमारी के दिनों में रुपया ने उसे बड़ी सहायता की। वहीं रुपया भी आ गई। बूटी को व्यवहार से रुपया बहुत अच्छी लगी। अब उसे रुपया का श्रृंगार करना भी बुरा ना लगा। उसे लगा कि जो केवल साज श्रृंगार करती है दूसरों को भला कहाँ कर सकती है, और करती भी तो वह बुरी नहीं है। जो दूसरों की सहायता करती है तो वह शौक श्रृंगार करने वाली भी अच्छी है। उसे रुपया सुंदर होने के साथ साथ सुंदर मन वाली भी प्रतीत हुई। बूटी के कहने से रुपया बूटी के घर आने लगी और बूटी ने उसके लिए साड़ी भी मंगवा दी। फिर तो बूटी ने ही मोहन से कहा कि मैं रुपया से तेरा विवाह करवाऊंगी। इस प्रकार इस कहानी में यह बताया गया है कि मधुर व्यवहार से संपर्क में आने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी मधुर हो जाता है। उफनती हुई चाशनी जैसे पानी के छींटे पड़ने से बैठ जाती है, उसी तरह दूसरों का क्रोध उबाल भी मधुर व्यवहार से सुधर जाता है। इसका शीर्षक बूटी, मोहन, रुपया आदि प्रधान पात्रों की दृष्टि से बिल्कुल सार्थक है और ज्योति शीर्षक इस कहानी के लिए बहुत ही सार्थक शब्द है। इस कहानी में अच्छे भाव की बूटी, इसमें बूटी, मोहन, सोहन, मैना, धनिया, रुपया सभी में अच्छे भाव की ज्योति प्रकट होती दिखाई गई है। इस दृष्टि से यह शीर्षक कहानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है। धन्यवाद।